अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कल का जो कतर पर जो इसराइल ने हमला किया है उसको लेकर क्या तफ़सीलात सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता शाम कतरी सरज़मीन पर हमास की आला क़यादत को निशाना बनाते हुए जो इसराइली हमला हुआ है, इस हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ख़ासकर ख़लीजी ममालिक के लिए ये एक नया चैलेंज बनकर उभरा है। कल जब से हमला हुआ है, कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। कई मीडिया आउटलेट ख़ासकर जो अमेरिका के हैं वो कई तरह के दावे कर रहे थे। बहरहाल वाक़े को अब अच्छा खासा वक्त गुज़र चुका है और बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। हमलों की बात करें तो ये बात तो हमास की तरफ से कही जा रही है कि क़यादत महफूज है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे पर कोई ध्यान न दिया जाए और जो क़यादत महफूज है, इस ऐलान ने इसराइल को एक बड़ा धचका ज़रूर दिया है, क्योंकि उसने उसकी जो गिरती हुई साख है उसको मज़ीद निचली सतह तक पहुँचा दिया है और ये पूरी दुनिया के सामने 2-2-4 की तरह वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल गज़ा में जंगबंदी का कोई इरादा नहीं रखता है, क्योंकि उसने सालिस मुल्क में मुज़ाकरातकारों पर ही हमला कर दिया और हमास की दलील को मजबूती भी दी है कि इसराइल ही जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज़ कर रहा है। और अब ये हर किसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि कतर जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं और ख़ुद इसराइली नुमाइंदे वहां आकर मुज़ाकरात में शरीक हो रहे हैं, वहीं पर इज़राइल ने हमला कर दिया। बहरहाल इससे आगे बढ़कर अगर हमले की बात करें तो क़यादत महफूज है, जैसे कि हमने पहले बताया। अलबत्ता जो ये ख़बर सामने आ रही है कि 5 जो रुफ़क़ा हैं जो उनके साथ मौजूद थे वो जो है इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनमें खलील अल-हैया के बेटे भी शामिल हैं। वहीं कल से सवालात उठ रहे थे कि क्या कतर को इस हमले का इल्म था या नहीं। अमरीकी मीडिया कह रहा था कि कतर को आगाह कर दिया गया था, लेकिन अब जो कतर ने बयान जारी किया है उसके मुताबिक जब अमरीका ने उन्हें हमले की इत्तला दी उस वक्त वो धमाकों की आवाज़ सुन पा रहे थे, यानी कि आयन हमले के वक्त ही जो है उन्हें इत्तला दी गई थी। वही जो हमला हुआ वो भी अब साफ हो चुका है कि अमरीका की देख रेख में ही हुआ है। अमरीकी, बरतानवी और इसराइली जहाज़ तीनों ही उस वक्त जो है फ़ज़ा में मौजूद थे। तकरीबन 15 जंगी तैयारे उसके लिए इस्तेमाल हुए, जिन्होंने जो है 10 मिसाइल या गोला बारूद इस्तेमाल किए। जो उस बिल्डिंग पर जहाँ पर जो है हमास की आला क़यादत नई जंगबंदी की जो तजवीज़ पेश की गई थी उस पर वो गौर करने के लिए वहाँ जमा थे। एक और ख़ास बात ये बताई जा रही है कि कतर जिसका सीरिया में यानी कि शाम में जो इनकलाब आया, जहाँ जो तख्ता पलट किया गया, उसमें जिसका कतर का जो सबसे बड़ा किरदार था, उसी सीरिया की फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल किया गया इसराइली जंगी तैयारों को फ्यूलिंग करने के लिए। ये भी एक बड़ा सेटबैक जो है वो कतर के लिए माना जा रहा है। बहरहाल अमेरिका ने इस हमले के बाद एक सालिस या पीस मेकर का जो अपना नकाब है वो उतार दिया है और उसने बता दिया है कि वो कभी भी किसी की पीठ पर खंजर मार सकता है और वो अब भी यही चाहता है कि कतर इस जिल्लत को बर्दाश्त कर ले। और ट्रम्प ने कतर के अमीर को ये पैगाम भी पहुंचा दिया है कि ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा और ये मेरा नहीं बल्कि नेतन्याहू का फैसला था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कतर का अगला कदम अब क्या होगा। कतर अगरचे उसने बातें कही है कि वो इसका जवाब देगा और वो एक टीम तश्कील दे रहा है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन कतर जिसने अमेरिका को माली फ़वाइद दिए, एयरबेस के लिए अपनी सरजमीन दी और वो ये समझ रहा था कि उसने अपनी पोजीशन जो है वो मजबूत कर ली है, एक ही दिन में ये तमाम चीज़ें जो है वो गलत फहमी साबित हो गया। कतर के लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी का मकाम ये भी है कि कल ही उन्होंने ट्रम्प को $1 मिलियन का एक पूरा जहाज़ तोहफे में दिया था और अमेरिका के साथ $1 बिलियन के वादे भी किए थे, लेकिन उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इस हमले ने अब कतर के सामने 2 रास्ते छोड़े। एक तो या तो वो अब भी अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात रखें और मज़ीद ग़ुलामी को कबूल कर लें और हमास के रहनुमाओं को मुल्क से निकाल लें, या तो वो एक मुतबादिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की कोशिश करे
अमेरिका को छोड़कर नई सिमत में जो है वो आगे बढ़े। वही एक सवाल ये भी उभर कर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, तो क्या कोई अरब मुल्क अमेरिका के भरोसे इसराइल की जारियत से महफूज रह पाएगा? तो कल के हमले ने तो साबित कर ही दिया है कि कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका का इत्तेहादी हो या खुद को अमन पसंद दिखाता हो, इसराइल की जारियत से महफूज नहीं है। तो क्या अरब ममालिक अमेरिका से आगे बढ़कर रूस या चीन या फिर दीगर ममालिक से रवाबित कायम कर पाएंगे? क्या वो इसराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका अस्करी इत्तेहाद तश्कील देंगे या फिर पुरानी खामोशी जारी रखेंगे? जैसे कि हम सभी गज़ा के ताल्लुक से देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 साल से जंग जारी है और मासूम मर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक किसी अरब ममालिक की तरफ से नहीं उठाया गया है। और उसी का नतीजा है कि हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, क़हत की वजह से सैकड़ों मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मजम्मती बयानात के अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर इसराइल को रोका नहीं गया तो ये बात साफ है कि जिस तरीके से गज़ा को खंडर बना दिया गया, ईरान पर हमला किया गया, लिबनान पर हमला किया गया, तो कल कोई और अरब ममालिक का दारुल हुकूमत होगा और कोई और मुल्क जो है उसका हदफ बनेगा, क्योंकि इसराइल ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि वो बहर फुरात से दरियाए नील तक एक बड़ा इसराइल बनाना चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। अब खित्ते को फैसला करना होगा कि खामोशी इख्तियार करे या मौसर इत्तेहाद कायम करके इसराइल की जारहियत का मुकाबला करे। वहीं दूसरी खबरों की अगर बात करें तो गज़ा जा रहे बहरी बेड़े ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को दूसरी बार ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है, जिससे जहाज़ में आग लग गई है, लेकिन इंतज़ामिया के मुताबिक आग को बर वक्त कंट्रोल कर लिया गया है। जहाज़ के अमले का साफ कहना है कि उन्होंने ड्रोन को देखा है, लेकिन ट्यूनिस जहां ये जहाज़ अब रुके हुए हैं और आज जो वहां से निकलेंगे, वहां की हुकूमत का कहना है कि उनके रेडार ने कोई ड्रोन नहीं देखा है। बहरहाल बता दें कि इससे कबल भी एक ड्रोन हमला काफिले पर जो है वो किया जा चुका है। तो ये थी गज़ा के ताल्लुक से कुछ खबरें। तो अब बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। मंगल को आसाम की काबीना ने एक और मुतनाज़ा कदम उठाते हुए 1950 के इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट के तहत एक नया हुक्म जारी किया है, जिसके तहत अब जिला कमिश्नर और सीनियर पुलिस अफसरान को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो गैर कानूनी तारिकीन वतन को बगैर किसी अदालत या फॉरेन ट्रिब्यूनल के हुक्म के आसाम से खारिज कर सकें। फिलहाल इस किस्म के केसेस फॉरेन ट्रिब्यूनल के जरिए निपटाए जाते हैं, लेकिन इस नए तरीक़ेकार के बाद उन अदालतों का किरदार भी नुमाया हद तक कमज़ोर हो जाएगा। मंजूर शुदा SOP के मुताबिक अगर ज़िला कमिश्नर को पुलिस या दीगर ज़राए से इत्तला मिलती है कि कोई शख्स मुश्तबा गैर कानूनी तारिकीन वतन है, तो उसे 10 दिन के अंदर अपनी शहरियत साबित करने का हुक्म दिया जाएगा, वरना उसे 24 घंटे के अंदर मखसूस रास्ते से बाहर निकालने का हुक्म दिया जाएगा। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के वज़ीर आला हैं, उनके मुताबिक हम उस शख्स को फौरी तौर पर एक होल्डिंग सेंटर ले जाएंगे और वहां से BSF उसे बांग्लादेश या पाकिस्तान वापस भेज देगा। ये फैसला कई सवालात खड़े कर रहा है, खासतौर पर उस वक्त जब अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और शहरियत साबित करने की कार्रवाइयों ने इंसानी हकूक़ के मसाइल को जन्म दिया है। फॉरेन ट्रिब्यूनल पर इल्ज़ाम पहले ही लगता रहा है कि वो मामूली गलतियों या दस्तावेज़ात की कमी की बुनियाद पर लोगों को गैर मुल्की करार दे रहा है। और माहिरीन का कहना है कि इस नए SOP के ज़रिए आसाम हुकूमत एक बार फिर मुनसिफाना अमल के बगैर गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने की पॉलिसी अपना रही है, जो कि इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ जा सकती है। वो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों ममालिक तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करेंगे और इन मुज़ाकरात के नताइज कामयाबी पर मुंतज होंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर इस तरह बात की जो है वो जानकारी दी। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त वज़ीर आज़म मोदी से बात करने का मुंतज़िर हूँ। मुझे यकीन है कि दोनों अजीम ममालिक के लिए हमें किसी कामयाब नतीजे पर पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको बताते चले कि यह ऐलान अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तानी अशिया पर 50% टैरिफ लगाने के चंद हफ्ते बाद सामने आया है, जिसमें रूसी तेल की खरीदारी पर इजाफी 25% जुर्माना भी शामिल है।
تو پنجاب تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ 2000 سے زیادہ گاؤں متاثر ہیں، لاکھوں بے گھر اور فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ ایسے وقت میں میوات کے مسلمانوں کے ساتھ ملک بھر سے امدادی قافلے جو ہے وہ پنجاب پہنچ رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی اپیل پر بھی مساجد اور مدارس سے مدد جاری ہو رہی ہے، جبکہ دوسری ریاستوں سے بھی کھانے اور ضروری سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ وہیں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم بلا تفریق ہر متاثرہ انسان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق امداد فراہم کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں سیاسی کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے، جہاں رکن اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری نے نہ صرف وہاں بلکہ ملک بھر میں رد عمل پیدا کر دیا ہے۔ جموں کشمیر میں اس گرفتاری کو لے کر احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایک عوامی نمائندے کو سرکاری افسر کے خلاف بیان دینے پر پی ایس اے جیسے سخت دفعات کے تحت گرفتار آخر کیوں کیا گیا ہے۔ جموں کی سیاسی جماعتوں سمیت ملک کی مختلف تنظیموں نے بھی اس گرفتاری کو شرمناک اور جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پی ایس اے لگانے کے فیصلے پر جس افسر نے دستخط کیے وہ وہی افسر تھا جس کا منتخب نمائندے سے ذاتی اختلاف تھا، اور یہ اقدام جمہوری عمل کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں جموں کشمیر میں یہ احتجاج شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اس احتجاج کو آرٹیکل 370 کے بعد جموں کشمیر میں ہونے والا سب سے بڑا احتجاج مانا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے الزام لگایا کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی انتظامیہ حریفوں کو سزا دے رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں بی جے پی لیڈران کو بچانے کا کام کر رہی ہے۔ بتا دیں کہ یہ پہلے موجودہ ایم ایل اے ہیں جن کے خلاف سخت پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو کہ بغیر کسی مقدمے کے 2 سال تک حراست میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔